खतरनाक खेल, फौजी ताकत की तुलना। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास बड़ी मिलिट्री फोर्सेस हैं, उनकी शेयर्ड हिस्ट्री और टेंशन्स की निशानी। इंडिया ज्यादा पॉपुलेशन और इकोनॉमी के साथ 1.4 मिलियन से ज्यादा सोल्जर्स वाली स्टैंडिंग आर्मी रखता है। पाकिस्तान की फोर्स छोटी है, लगभग 650,000, फिर भी कमाल की। दोनों कंट्रीज के पास बड़ी रिजर्व फोर्सेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में मोबिलाइजेशन के लिए तैयार। इंडिया के रिजर्व्स 2 मिलियन से ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान के लगभग आधे मिलियन है। ये फिगर्स मिलिट्री कैपेसिटी तो दिखाते हैं, पर पूरी पिक्चर नहीं। असली ताकत सिर्फ नंबर्स में नहीं, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट लड़ने के विल में है। दोनों आर्मीज की ट्रेनिंग और मॉडर्नाइजेशन लेवल्स अलग अलग हैं। इंडिया की मिलिट्री को एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है और वो ग्लोबल पावर्स के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करता है। पाकिस्तान की आर्मी रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स फेस करते हुए टेररिज्म और इंसर्जेंसी से लड़ने में स्किल्स निखारती है। दोनों कंट्रीज के पास कन्वेंशनल वेपनरी की रेंज है, जिसमें टैंक्स, आर्टिलरी और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स शामिल हैं। ये कांस्टेंट मॉडर्नाइजेशन और प्रिपेयर्डनेस रीजन के वॉलेटिल नेचर और कॉन्फ्लिक्ट की एवर प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को हाईलाइट करते हैं। लेकिन इतनी मिलिट्री माइट की ह्यूमन कॉस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया और पाकिस्तान दोनों में लाखों लोग पॉवर्टी में रहते हैं। डिफेंस स्पेंडिंग के लिए दिए गए रिसोर्सेज एक ट्रेड ऑफ हैं, क्रूशल डेवलपमेंट नीड्स से डाइवर्जन। बड़ी आर्मीज मेंटेन करने का इकोनॉमिक बर्डन हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इम्पैक्ट डालता है, प्रोग्रेस को हिंडर करता है और पॉवर्टी के साइकिल्स को बढ़ाता है। अंत में किसी भी मिलिट्री की असली ताकत उसके आर्सेनल में नहीं, बल्कि उसके सोल्जर्स के करेज और डेडिकेशन में है। बॉर्डर के दोनों तरफ के ये मैन और विमेन वॉर के साए से फ्री फ्यूचर डिजर्व करते हैं, एक ऐसा फ्यूचर जहां उनकी स्किल्स बैटलफील्ड्स पर नहीं, बल्कि पीस और डेवलपमेंट के लिए यूज हों। आग के पंख, हवाई ताकत में बराबरी और फर्क। एयर पावर के मामले में इंडिया और पाकिस्तान बराबरी और फर्क के नाजुक खेल में लगे हैं। इंडिया बड़े और डाइवर्सिफाइड फ्लीट के साथ नंबर्स में आगे है। इसकी एयरफोर्स में 2000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें एडवांस्ड फाइटर जेट्स जैसे रशियन मेड सुखोई Su-30 MKI और इंडिया में डेवलप्ड तेजास शामिल हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स साइज में छोटी, लगभग 900 एयरक्राफ्ट के साथ ज्यादातर अमेरिकन मेड F-16S और चाइनीज सप्लाइड JF-17 थंडर जेट्स पर डिपेंड करती है। ये क्वांटिटी का डिफरेंस क्वालिटी में एज नहीं दिखाता। पाकिस्तान की एयरफोर्स स्किल्ड पायलट्स और टैक्टिकल एक्यूमेन के लिए जानी जाती है, हिस्टोरिकली अपनी कैपेसिटी से ज्यादा परफॉर्म करती है। खास तौर पर F-16 पावरफुल प्लेटफॉर्म है, मैन्यूवरेबिलिटी और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस के लिए फेमस। इंडिया स्टेडली अपने फ्लीट को मॉडर्नाइज कर रहा है, पुराने एयरक्राफ्ट हटा रहा है और एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स या AWACS ऐड कर रहा है। एयरक्राफ्ट के नंबर्स और टाइप्स से आगे एयर पावर की इफेक्टिवनेस पायलट ट्रेनिंग, मेंटेनेंस क्रूज और टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन पर डिपेंड करती है। दोनों कंट्रीज अपने पायलट्स की ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें टफ एक्सरसाइजेस और सिमुलेशन से गुजारते हैं। स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज के साथ अडेप्ट करने की एबिलिटी प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में एयर पावर मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर का आसमान कंटेस्टेड स्पेस है, जहां टेक्नोलॉजिकल पावर और टैक्टिकल स्किल्स क्लैश होते हैं। एयर सुपीरियोरिटी की क्वेस्ट महंगी है। एडवांस्ड फाइटर जेट्स, सोफिस्टिकेटेड वेपनरी और सेंसर सिस्टम्स के साथ बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। मॉडर्न एयरफोर्स मेंटेन करने का फाइनेंशियल बर्डन इंपॉर्टेंट सोशल प्रोग्राम्स से रिसोर्सेज डाइवर्ट करता है, लाखों लोगों की लाइव्स पर इंपैक्ट डालता है। प्रलय का साया, न्यूक्लियर हथियार और ग्लोबल आतंकवाद। इंडिया पाकिस्तान राइवलरी एक डरावना रूप ले लेती है जब दोनों देशों की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की बात आती है। दोनों के पास ऐसे आर्सेनल्स हैं जो बर्बादी ला सकते हैं, किसी भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पर साया डालते हैं। एस्टिमेट्स बताते हैं कि इंडिया के पास लगभग 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 165 हैं। ये आर्सेनल्स डिटरेंस के लिए हैं, पर रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए कांस्टेंट थ्रेट हैं। न्यूक्लियर वेपन्स का यूज लिमिटेड स्केल पर भी भयानक रिजल्ट्स लाएगा। मिलियंस में इमीडिएट कैजुअलिटीज तो बस शुरुआत होगी। रेडिएशन पॉइजनिंग, एनवायरमेंटल डैमेज और न्यूक्लियर विंटर के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। मैस डिस्ट्रक्शन के इन वेपन्स का एग्जिस्टेंस ही ह्यूमन इंजेन्युइटी की फेलियर है,
सेल्फ डिस्ट्रक्शन की हमारी कैपेसिटी का सबूत। इंडिया और पाकिस्तान दोनों नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रखते हैं, न्यूक्लियर स्ट्राइक शुरू न करने का प्लेज, लेकिन वो कंडीशंस जिनमें इस पॉलिसी को छोड़ा जा सकता है अनसर्टेनिटी पैदा करती हैं। मिसकैलकुलेशन, एक्सीडेंट्स या अनऑथराइज्ड लॉन्चेस का रिस्क सिचुएशन की प्रिकेरियसनेस दिखाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच डायलॉग और डी एस्केलेशन इंकरेज करे। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या एनपीटी चैलेंजेस फेस करते हुए ग्लोबल डिसआर्मामेंट के लिए इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट और टेस्टिंग के खिलाफ इंटरनेशनल नॉर्म्स स्ट्रेंथन करने की कोशिशें पोटेंशियल कैटास्ट्रोफी टालने के लिए जरूरी है। न्यूक्लियर वेपन्स का होना सिक्योरिटी की गारंटी नहीं, बल्कि कांस्टेंट फियर और इंस्टेबिलिटी का माहौल पैदा करता है। सेफ्टी की असली गारंटी उनके कंप्लीट एलिमिनेशन में है। न्यूक्लियर वेपन्स से फ्री वर्ल्ड का ड्रीम कोई यूटोपियन ड्रीम नहीं, बल्कि एक मॉरल जिम्मेदारी है जो हम फ्यूचर जनरेशंस को देते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में, इंडिया पाकिस्तान, जंग या अमन। चलो इसे समझते हैं। एक तरफ है इंडिया, 104 बिलियन लोगों का डेमोक्रेटिक पावर हाउस जो पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जो अपने इंटरनल रिफॉर्म्स और स्टेबिलिटी के लिए कोशिश कर रहा है, अपनी तरक्की का रास्ता ढूंढ रहा है। अब बात करते हैं फ्यूचर की। इन दोनों देशों में एजुकेशन, ट्रेड और पीस के बहुत मौके हैं। इनका फ्यूचर जंग के मैदान में नहीं, बल्कि कोलैबोरेशन और प्रोग्रेस में है। लेकिन अगर जंग हो गई तो हाँ, इंडिया को कुछ स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री फायदे हो सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत क्या होगी? सोचो, लाखों लोग मारे जाएंगे, शहर तबाह हो जाएंगे, पूरी जनरेशन जंग के जख्मों से भर जाएंगी। यहां असली बात यह है, असली जीत दुश्मन को हराने में नहीं, बल्कि लड़ाई को टालने में है। असली जीत तो पीस है, ब्रिजेस बनाने में है, उन्हें जलाने में नहीं। तो जवाब क्या है? ये बात नहीं है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, बात यह है कि कौन ज्यादा समझदार है। सबसे बड़ी ताकत पीस, अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन में है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। याद रखें, पीस ही सबसे बड़ी पावर है। इसे अपनाएं, इसे फैलाएं और इसे फलने फूलने दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।